So now the factors affecting photosynthesis. Now the photosynthesis, it is influenced by both internal as well as external factors. So internal factors, that is plant factors, external factors, that is environmental factors. Amongst the external factors, number, size, age, and orientation of leaves, mesophyll, and chloroplast influence photosynthesis. So the number of leaves, age, orientation, and size that influence rate of photosynthesis. Along with that, chlorophyll amount also affects rate of photosynthesis, right? अब ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, दीज इंटरनल फैक्टर्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑन प्लांट, यस, genetic makeup and the conditions in which the plant growth has occurred, or you can say it is dependent upon the genetic makeup and growth of plant. Now external factors. In the external factors, water, light, carbon dioxide, temperature, oxygen. Now before starting with these factors in details, I will be discussing Blackman's law of limiting factors. Now according to this law, when a biochemical process or a chemical process, it is affected by more than one factor. तो जैसे आप देख रहे हो ये फोटोसिंथेसिस है, इट इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, देन द फैक्टर विच इज प्रेजेंट एट इट्स नियरेस्ट मिनिमम वैल्यू, मतलब कि जो फैक्टर सबसे डेफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट फैक्टर विल डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट फैक्टर डिटरमाइंस द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस. क्या मतलब हुआ? जो फैक्टर सबसे मिनिमम अमाउंट में है, अगर उस फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज करी तो जो रेट ऑफ प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा. सो इट मीन्स द रेट ऑफ प्रोसेस इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट और विच इज प्रेजेंट एट द नियरेस्ट मिनिमम वैल्यू. सो लेट्स राइट दिस इंफॉर्मेशन. व्हेन अ केमिकल प्रोसेस is affected by more than one factor, the rate of process is determined by the factor present in minimum value. Right?
तो जो सबसे डेफिशिएंट फैक्टर है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ प्रोसेस इंक्रीज होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि प्लांट के अंदर ग्रीन लीव्स है, एम्पल क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऑप्टिमम लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, but the temperature is low so that the plant is not photosynthesizing। तो जैसे ही हम यहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे प्लांट को, तो जो फोटोसिंथेसिंग एक्टिविटी है वो प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी। जो डेफिशिएंट फैक्टर है वो क्या है? लो टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हम ऑप्टिमम कर देंगे तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट दैट विल इंक्रीज। So here these external factors I have to discuss. The first one which I will be discussing here, that is light. In the light we should understand the effect of light intensity, light quality and light duration. So let's see first the effect of light intensity. Yes, here I am showing light intensity on this axis, and here I am showing rate of photosynthesis. जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, विद द इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय द प्लांट एंड द रेट ऑफ carbon dioxide fixation by the plant and the carbon dioxide released by the plant is same, and you know what this point is known as? This is compensation point. Yes, so the point of light intensity और वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी जहां पर P और R की वैल्यू सेम होगी, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट के बाद भी अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, photosynthesis increase होगा, and now a value of light intensity is achieved where the photosynthesis performed by the plant, that is maximum, the performed by the plant is optimum, और जिस वैल्यू के ऊपर प्लांट ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, दैट वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी दैट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। तो ये बात समझ आ रहा है? यहां पर मैंने दिखा दिया है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, राइट, और लाइट इंटेंसिटी की जिस वैल्यू पर ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ है उस वैल्यू को आपने क्या कहना है? सैचुरेशन पॉइंट। एंड you know what is the value of saturation point? That is only 10% of full sunlight is enough for the saturation point achievement. तो आप देख रहे हो कितना छोटा सा लाइट का अमाउंट चाहिए सैचुरेशन के लिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट्स व्हाई लाइट इज रियली a limiting factor for plants. The amount which is required, that is very less. That's why it is really a limiting factor for the plants. Limiting factor सिर्फ उन plants के लिए हो सकता है, the one which are present in the dense forest या शेडेड एरियाज के अंदर। तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर कैनोपी बहुत थिक होती है, तो जो प्लांट्स कैनोपी के नीचे प्रेजेंट है वहां तक लाइट अचीव नहीं कर सकते। देयर द लाइट कैन बी अ लिमिटिंग फैक्टर, अदरवाइज द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दैट इज वेरी लेस। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो इस पॉइंट के बाद
सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बट अगर इस पॉइंट के बाद भी अगर हमने लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करा, so what will happen? That the rate of photosynthesis will decrease. And what this is known as? This is known as solarization. लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, इसको हम क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। सोलराइजेशन की दो रीजन है। वन रीजन इज वेरी वेल नोन टू यू, दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन, oxidative damage to the pigments at high light intensity, and the second one is photo inhibition, मतलब कि जो फोटो सिस्टम है वो इनहिबिट होगा, और जो फोटो सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव है दैट इज फोटो सिस्टम 2, दिस विल बी इनहिबिटेड। तो ये बात आपको समझ आ रही है? जिस लाइट इंटेंसिटी के पॉइंट पर P और R सेम होगा उसको कहना है कंपनसेशन पॉइंट। जिस वैल्यू पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी उसको कहना है सैचुरेशन पॉइंट, और उसके बाद भी अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। क्या कहेंगे इसको? सोलराइजेशन। किसकी वजह से हो रहा है? फोटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो इनहिबिशन। Now the next factor which I will be discussing here, that is the carbon dioxide. Now the carbon dioxide, this is the most limiting factor for photosynthesis. Now why it is so? Let's try to explain it. C3 और C4 प्लांट्स के अंदर पहले हम यहां पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, मीन्स द वैल्यू ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द प्लांट इज सेम। C3 प्लांट्स के लिए द वैल्यू इज 25 to 100 ppm एंड हियर इट इज 0 to 10 ppm। ये तो हो गया कंपनसेशन। पर कंपनसेशन के बाद भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज करी, सो नाउ द सैचुरेशन पॉइंट इज अचीव्ड। सो सैचुरेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट्स इट इज मोर देन 450 ppm एंड C4 प्लांट्स इट इज 360 ppm। तो ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखी है, यहां पर प्लांट परफॉर्म करेगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। अब एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो सिर्फ इतनी है। अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन C4 प्लांट्स के लिए तो इनफ है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए, but what about C3? The concentration which is required that is more than 450, पर ये जो concentration है ये environment के अंदर available नहीं है। तो जिस concentration के ऊपर C3 plant maximum photosynthesis perform कर सकते हैं वो concentration environment के अंदर present नहीं है। That's why what we'll say that the carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में इंक्रीज हुई तो कौन से प्लांट को फायदा होगा? दैट इज C3 प्लांट्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में इंक्रीज हुई सो C3 प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, एंड दिस इफेक्ट यू विल कॉल इट एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एनवायरमेंट में बढ़ी तो किसको फायदा होगा? C3 plants को। Increase in the carbon dioxide will increase the photosynthetic activity of the C3 plants, and what you will call this effect as carbon dioxide
fertilization effect. So now after the carbon dioxide, let's see about the water and temperature. So now let's see what is the effect of water. Photosynthesis के लिए जो water required है, that is approximately 1% of water which is absorbed by plant. तो जितना भी पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब करा है उसमें से सिर्फ 1% चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इज वेरी लेस. सो जिसकी वजह से वाटर का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर नहीं है, पर वाटर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करेगा? अगर प्लांट में वाटर स्ट्रेस आया तो वाटर स्ट्रेस में बनता है स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन बना तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं होगा. इफ द कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इज एब्सेंट, सो दिस विल रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, राइट. दूसरा, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो लीफ की विल्टिंग होगी, which will reduce the surface area for photosynthesis, and along with that will reduce the metabolic activities inside the leaf. तो directly effect नहीं करेगा, but indirect होगा effect through the stomata closures, wilting of leaves, which will reduce area for photosynthesis and decreasing metabolic activities inside the leaves. Right? Now after the water, let's see what is the scenario with respect to the temperature. C3 plants के लिए जो optimum temperature है, that is 20 to 25 degree Celsius. इस टेम्परेचर पर ये परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. और C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 30 to 45 डिग्री सेल्सियस. तो अब मैंने आपसे पहले भी बताया कि C4 प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई. अब C3 प्लांट्स इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. पर अगर इस वैल्यू से टेम्परेचर इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज होते द एफिनिटी ऑफ रुबिस्को फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज. दिस विल रिजल्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, दिस वेस्टफुल प्रोसेस. अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस हुआ, photosynthetic of the plant, activity of the plant that will decrease. Similarly C4 plants के अंदर यहां पर मैक्सिमम परफॉर्म कर रहे हैं. अगर टेम्परेचर कम करा गया, लो हो गया टेम्परेचर, तो C4 प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. क्यों रिड्यूस होगी C4 प्लांट्स में? क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर एक एंजाइम इनएक्टिव होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? दैट इज फॉस्फोपायरुवेट डाइकाइनेज. ये लो टेम्परेचर पर काम करना बंद कर देगा, इनएक्टिव होगा. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का इफेक्ट आपको काफी अच्छी तरह मालूम है कि अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई, एफिनिटी ऑफ रुबिस्को फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज. देन रुबिस्को विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन. फिर वेस्टफुल प्रोसेस होगा दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, और इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा. विद इंक्रीज इन द ऑक्सीजन, द photosynthetic activity performed by the plant will decrease. You will call this as Warburg effect, after the name of the scientist who first found this in a unicellular green alga, that is chlorella.
right? Now last one, we can write the name of the herbicides which inhibits photosynthesis. कुछ herbicides का नाम लिख लेते हैं जो photosynthesis को inhibit करते हैं. Now one is DCMU. DCMU is डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइलयूरिया. ये फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करेगा. एक और यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, दैट इज पैराक्वाट, देन डाइक्वाट. दे विल इनहिबिट फोटोसिस्टम 1, right? So this is all about the factors which affect the rate of photosynthesis. So today in this lecture I had discussed the CAM pathway, some important differences between the plant and bacterial photosynthesis, and this was all about the different factors which were affecting rate of photosynthesis. Now in the next class I will be starting with the new chapter, that is respiration. Thank you so much.